एक्सेल के अंदर अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कि मीटर यूनिट या स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है कि कितने यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है, इस सारी चीज़ों को सेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंज्यूमर नंबर लिख लेते हैं, कंज्यूमर नंबर, और ठीक नीचे क्या लिखेंगे, यूनिट। ठीक है, एक तो कंज्यूमर नंबर डाल दिया, दूसरा यूनिट कंज्यूम डाल दिया। ठीक है, अब डेफिनेटली इसके सामने में क्या होना चाहिए, हमको कंज्यूमर नंबर लिखने के लिए स्पेस चाहिए और यूनिट कंज्यूम जो हुआ उसके लिए भी स्पेस चाहिए। और इसको एक कलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ से मैं इसको येलो कलर कर दिया, इसको भी येलो कलर कर दिया। ठीक है, तो किसी तरीके से यहाँ पर आपका वैल्यू इंटर होगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा कलर कर दीजिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से कलर्स को सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है, तो अमाउंट के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस बना दिया और रिजल्ट वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर एक रेट लिस्ट हमको क्या करना है, बनाना है। तो रेट लिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, और रेट लिस्ट लिखने के बाद इसको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिट स्लैब और यहाँ पर रेट पर यूनिट लिख दिया, ब्रैकेट में रुपीस लिख देते हैं ताकि ये रेट किस में कैलकुलेट हो रहा है, रुपीस में कैलकुलेट हो रहा है। आप चाहो तो इसके साइज को इंक्रीज कर लो। अब मैं नॉर्मली यहाँ पर यूनिट स्लैब में लिख रहा हूँ 0 से लेकर 50 यूनिट तक, पर यूनिट 2 रुपए के हिसाब से क्या होता है, आपका बिलिंग बन के आता है। ठीक उसी तरह से 51 से लेके 100 तक मान लीजिए 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बिलिंग बनता है। इसी तरीके से 101 से लेके 150 तक ये 4 रुपए यूनिट के हिसाब से, एंड मोर देन 150 या मोर देन 150 मान लीजिए 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आप बिल क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कलर कर दे, यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप कलर डाल दीजिए। इसको टेबलर फॉर्मेट में लेके आना है तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करते हैं, टेबल बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी टेबलर फॉर्मेट में ले आते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके टेबलर फॉर्मेट में ले आते हैं। ठीक है, इतना तो नॉर्मल सा था, एडिटिंग करना था जो आप लोगों को करना था। अब क्या करना है, हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेवलपर्स टूल में आते हैं। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में डेवलपर्स नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन मिलेगा, एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पर शो डेवलपर टूल्स, ठीक है, से शो डेवलपर्स टैब इन द रिबन, इसके ऊपर टिक आउट करके ओके कर देंगे। अगर आपके टैब में यहाँ डेवलपर्स नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अब डेवलपर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, विजुअल बेसिक में जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले से जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है वो कोड शीट 1 के लिए क्या हो गया, शो कर रहा है। अभी हम लोग किस में है, कौन से शीट में है, शीट 1 में है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए पहले वाले शीट को हम डिलीट कर देते हैं। तो इधर से बंद कर देते हैं और अब फिर से यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आ गया, ये मैक्रो आ गया है। और इसमें हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, कौन सा सीट है, सीट 1 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट में चले जाएंगे और मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये मॉड्यूल यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर सब डिफाइन करके मॉड्यूल को डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ से इसको क्लोज कर लीजिए। यहाँ एक बटन भी बना सकते हैं, इंसर्ट में चले जाइए और यहाँ पर बटन को सिलेक्ट करके जो कैलकुलेट बटन, सपोज करिए यहाँ पर हम बटन का नाम क्या रखना चाहते हैं, कैलकुलेट, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और बटन का नाम लिख देते हैं कैलकुलेट रख दिया। ठीक है, अब ये बटन का नाम कैलकुलेट रख दिया। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पर असाइन मैक्रो, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली बटन 1 आ रहा है, न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए बटन का नाम क्या है, बटन 1 है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फंक्शन भी बटन 1 के नाम से क्या हो गया, शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम बोले कि 3 टाइम मतलब 3 वेरिएबल्स हमको क्या करना होगा, लेना होगा, एक कंज्यूमर नंबर के लिए, दूसरा यूनिट कितना कंज्यूम हुआ इसके लिए, और तीसरा जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डीम डायमेंशनल डीम 3 वैल्यू लेना है, कंज्यूमर नंबर के लिए CNO कंज्यूमर नंबर, कॉमा, उसके बाद क्या लेंगे, यूनिट के लिए यूनिट ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, कॉमा, और क्या होना चाहिए, अमाउंट के लिए AMT ले लिया एज इंटीजर, एज इंटीजर। ये वेरिएबल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब हमको क्या करना है, कंज्यूमर नंबर को इनपुट लेना है, यूनिट को इनपुट लेना है, ये दो चीजों को क्या करना है, इनपुट लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, CNO इज इक्वल टू, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, शीट1 डॉट क्या करते हैं, रेंज। रेंज, अब देखिए यहाँ पर इसका रेंज क्या हो गया, हमको कंज्यूमर नंबर लेना है, क्या हो गया, C3 है ना। फिर क्या करेंगे यहाँ पर C3 डॉट वैल्यू, ये कह रहा है कि कंज्यूमर नंबर ले लीजिए कहां से, शीट1 के उस रेंज से, किस रेंज से, जो C3 का रेंज है, उस C3 के रेंज में जो भी वैल्यू आपने इंटर कर रखा है उसको वहां से लेकर और किस वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए, CNO। ठीक है, कंज्यूमर नंबर में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यूनिट के लिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट इज इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया, C4 कर देते हैं। ठीक है, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यूनिट ऑटोमेटिकली उसमें जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया, कंज्यूमर नंबर भी मिल गया हमको, यूनिट भी मिल गया, अमाउंट हम लोगों को क्या करना, कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अमाउंट को क्या करना, कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं, इफ कंडीशन लगा दिया, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, यहाँ लिख रहे हैं यूनिट, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 0 से लेके 50 यूनिट तक, ठीक है, आपको 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन में लिख दिया, अगर यूनिट 50 या उससे कम है तो क्या करो, तो कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना भाई, अमाउंट को कैलकुलेट करना। क्राइटेरिया क्या है, अमाउंट वही होगा जो यूनिट आपने कंज्यूम किया है, वो 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको क्या करना, पेमेंट करना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और जब इफ आप लगाइएगा तो इंड इफ आपको लगाना ही पड़ेगा, इंड इफ लगा देते। और ये वैल्यू किधर आना चाहिए, अमाउंट वाले फील्ड में आना चाहिए। तो अमाउंट वाला फील्ड एक्चुअली शीट1 के किस रेंज में है, C7 में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, शीट1 डॉट रेंज। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे, C7 ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, डॉट वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू, ये वैल्यू किधर से आएगा, तो अमाउंट से आएगा। ठीक है, यानी अमाउंट में कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू आया है उसी वैल्यू को किधर स्टोर कर दीजिए, शीट1 के रेंज C7 में जाकर स्टोर कर दीजिए। ये मैंने इसको यहाँ पर बोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ पर एक कंज्यूमर नंबर ले लेते हैं, तो भी नंबर एंट्री कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जितना यूनिट कंज्यूम हुआ है वो भी एंटर कर देते हैं, 42 यूनिट कंज्यूम हुआ है, और यहाँ पर कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब कैलकुलेट बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिया, 84 शो कर दिया। इसको थोड़ा और आप क्या हो तो डीप कर लो,
ठीक है। इसके साइज को बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, इसके भी साइज को बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो भी यूनिट यहाँ पर इंटर करिएगा उसका जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर क्या करेगा, कैलकुलेट करके शो कर देगा। तो ये 2 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने कंडीशन सिर्फ एक ही अप्लाई किया है कि आपका यूनिट कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, 0 से 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन जो वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यूनिट। अगर यूनिट इज ग्रेटर देन कितना, 50, 50 से क्या है, ज्यादा है, एंड ठीक है, यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100, देन क्या करिए भाई, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है अमाउंट कैलकुलेट, तो जो यूनिट आप कंज्यूम कर चुके हैं, क्योंकि ये अमाउंट 50 से ज्यादा होगा, तो 50 तक होगा तभी इस कंडीशन के अंदर आएगा। तो 50 तक के अमाउंट को क्या करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से तो उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 50 तक यूनिट का आपको 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना है, तो 50 इंटू 2 कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि जो भी यूनिट आपका कंज्यूम हुआ है, यानी यूनिट जो भी आपने इंटर किया है उसमें से 50 यूनिट को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे 50 यूनिट को, क्योंकि जो यूनिट है उसका 50 यूनिट का आप अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और बाकी जो भी यूनिट बच जाएगा उस यूनिट को आपको कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट करना है, 3 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं, फिर से इंडेक्स कर दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़िए थोड़ा, अगर कोई 51 यूनिट लेके आता है तो कितना आएगा उसका, 50 यूनिट तक का कितना होना चाहिए, 2 रुपए के हिसाब से मतलब 100 रुपया, और 1 यूनिट बच जाता है। यानी यहाँ पर अगर किसी ने 51 इंटर किया सपोज कीजिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अमाउंट पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पर आपने 51 इंटर किया है ना, तो इस यूनिट पे क्या होगा, 51 माइनस 50, क्योंकि 50 यूनिट का आपने पेमेंट कर दिया है। 51 माइनस 50 क्या बच जाता है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा, और 50 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 100, यानी आउटपुट क्या होना चाहिए, 103 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर किसी ने 53 यूनिट पेमेंट किया होता तो 50 यूनिट क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 इंटू 3 100 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 109 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके क्या होगा, कैलकुलेट होता जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर आप कंडीशन दीजिएगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से होता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कैलकुलेशन होता है या नहीं होता। तो क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं फिर से, और यूनिट कंजम्पशन में मैं यहाँ पर कितना दे देता हूँ, 51। ठीक है, और यहाँ पर आके कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा कैलकुलेशन हो रहा है ना। अगर तीसरे कंडीशन को हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, वो कितने रुपए के हिसाब से कटेगा, 4 रुपए के हिसाब से, है ना। तो क्या फॉर्मूला इंटर करें या आप लोग बोलोगे फॉर्मूला, बोलो आप लोग बोलो, इफ क्या होगा, यूनिट कितना इज ग्रेटर देन कितना, 50 या 100। 50 तक का तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यूनिट कितना से ज्यादा होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए, एंड यूनिट क्या लेस देन और इक्वल टू कितना, 150। 150 तक है ना, तो लेस देन या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट 100 से ज्यादा और यूनिट 150 के कम या बराबर हो, देन क्या करोगे, ESEN एन नहीं टाइप हुआ तो एन को टाइप करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। अब क्या हुआ, देन क्या करेगा, ये खुद से बताइए, अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए क्या करेगा, ये पहला 50 यूनिट को तो 2 रुपए के हिसाब से ही पेड करना है। ठीक है, प्लस अगला 50 यूनिट जो है, अगला 50 यूनिट उसको कितने रुपए से के हिसाब से पे करना है, 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यूनिट आपने जो भी इंटर किया है उस यूनिट को माइनस कर देंगे कितना से, 100 से। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि भाई पहला 100 यूनिट का पेमेंट तो हम कर चुके हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इनटू जो बच जाएगा उसको कितने रुपए के हिसाब से पेड करना है, 4 रुपए के हिसाब से। ठीक है,
अब इंटर की प्रेस कर दे, क्या कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इंड इफ कर दे फिर से, ठीक है। बाकी जो भी बच जाएगा वो सभी के सभी कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट होंगे, 6 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यूनिट इज ग्रेटर देन कितना 150। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 150 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, देन लिखना पड़ता है, ठीक है। 150 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पहला तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि पहला 50 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, अगला 50 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से, अगला 50 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इनटू माइनस प्लस करेंगे ना, प्लस क्या होगा, यूनिट माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। इंडिफ ये हम लोगों ने लगा दिया। अब आते हैं, ये बन गया आपका, यहाँ चले आए और सीधा यहाँ पर अमाउंट को क्या करें, इंटर करें। हम यहाँ पर कितना यूनिट इंटर करते हैं, मान लीजिए 123 यूनिट इंटर करते हैं, ठीक है। जो कि स्लेब के अंदर आ जाएगा 150 100 से 150 के बीच में, है ना। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो आप जितना भी इंटर करोगे, मान लो आपने यहाँ पर इंटर कर दिया 300 यूनिट, बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी अमाउंट मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, एक के बाद एक फॉर्मूला। जिस तरीके से भी आप सोच लो, ये कैलकुलेट बटन मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये कैलकुलेट बटन यहाँ होता तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। किसी ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं और एक ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपके एक्सेल सीट के अंदर नहीं दिया हुआ, एक ऐसा बटन, जैसे आप सम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे ऑटो सम बटन है, क्लिक कर देते हैं, सम हो जाता है, आसान हो जाता है ना आपके लिए वो सम करना। लेकिन अगर आपको एक स्पेशल कोई फॉर्मूला जो आपके ऑफिस के अंदर उसी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़े तो आपके लिए क्रिटिकल है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बटन बनाएंगे, उसको रख देंगे, वैल्यू को एंटर करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम ध्यान में ये रखिएगा, ऐसा हो सकता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पुराना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एमएस वर्ड हमको नहीं पढ़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन एक्सेल आज से 10 साल पहले भी था और आगे 20 साल आगे भी रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सेल कभी मार्केट से खत्म नहीं होगा। हाँ, इसको यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट कभी मार्केट से खत्म होने वाला नहीं है। और एक्सेल में आप जितने एक्सपर्ट होते जाइएगा उतना ही ज्यादा आप देखिएगा आपका मार्केट वैल्यू बढ़ता जाएगा, आप जहाँ भी काम करिएगा उतना ज्यादा आपका रिक्वायरमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो टैली हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके साथ एक्सेल पढ़ना कंपलसरी होता है, ठीक है। अभी आप कर लीजिएगा।